नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सिविल एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर। आज दिनांक 8 सितंबर 2022। देखेंगे आज के मुख्य समाचार। जॉब्स ग्रोथ की प्रायोरिटीज नॉट इन्फ्लेशन। यूनाइटेड स्टेट्स और इंडिया के बिजनेस फॉर्म के एक मीटिंग में भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी के द्वारा कहा गया कि फिलहाल सरकार का प्रायोरिटी मेनली जॉब क्रिएशन पर है, संपत्ति का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो, साथ ही साथ इकोनॉमिक ग्रोथ भी हो, ये ध्यान में रखा जाए। इन्फ्लेशन फिलहाल प्रायोरिटी लिस्ट में नहीं है। इन्फ्लेशन का जो लिमिट इंडिया ने सेट कर रखा है 4 से 6% का, विगत माह में वो क्रॉस कर चुका है, लेकिन वित्त मंत्री की माने तो ये मैनेजेबल है। रिसेंटली ही इंडिया 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी के रूप में उभरकर सामने आया है और उम्मीद है कि जल्द ही 3rd लार्जेस्ट भी हो जाएगा। वित्त मंत्री महोदया की माने तो अगर भारत और यूएस एक साथ मिलकर काम करें तो अगले 2 दशकों में ग्लोबल इकोनॉमी का 30% शेयर होल्ड करेंगे, साथ ही साथ ग्लोबल ग्रोथ को लीड करेंगे। इन्फ्लेशन पर कई बार हम चर्चा कर चुके हैं, तो हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है आपका कंटेंट मॉडरेशन ऑन विकिपीडिया। अभी क्रिकेट जगत में काफ़ी कंट्रोवर्सी देखने को मिली। अभी रिसेंटली ही भारत पाकिस्तान का मैच हुआ था, उसमें इंडियन बॉलर अर्शदीप सिंह के द्वारा एक कैच ड्रॉप हुआ, तो सोशल मीडिया पर रोहित शर्मा और उनका वीडियो काफ़ी वायरल हुआ। कैच ड्रॉप होना नॉर्मल सी बात थी, बट उसको जबरन तूल दिया गया। उसी समय उनके विकिपीडिया पेज पर मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन एडिट करके डाल दिया गया, जैसे वो खालिस्तानी टैग उनमें खालिस्तानी टैग ऐड कर दिया गया था। इसी पर त्वरित कार्यवाही करते हुए मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी श्री राजीव चंद्रशेखर जी ने ट्वीट किया कि नो इंटरमीडिएरी ऑपरेटिंग इन इंडिया कैन परमिट दिस टाइप ऑफ मिस इन्फॉर्मेशन, और विकिपीडिया फाउंडेशन के ऑफिशियल्स को तुरंत समन किया गया और सख्त निर्देश दिए गए कि आप सभी अपनी रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को तय करें, कंटेंट मॉडरेशन को लेके अपने नॉर्म्स को सुधारें। और ये भी कहा, देखिए विकिपीडिया पहले भी काफ़ी विवाद में रह चुका है, चाहे वो फंडिंग का मामला हो या उनके कंटेंट पर हो। अब क्योंकि विकिपीडिया काफ़ी बड़ा नाम है, छोटे बच्चों से बड़े बूढ़े तक, स्टूडेंट हो या फिर कोई इंडस्ट्रियलिस्ट हो, सभी इस प्लेटफॉर्म का यूज़ करते हैं, तो एक मिस इन्फॉर्मेशन बहुत घातक हो सकता है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि कंटेंट का मॉनिटरिंग होता रहे, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट न्यूज़ है आपका कैबिनेट अप्रूव्स पीएम श्री स्कीम। क्या है ये स्कीम? पीएम स्कूल्स फॉर राइजिंग इंडिया, पीएम श्री। इसके अंतर्गत उन गवर्नमेंट स्कूल्स को चयनित किया जाएगा जो पूरी तरह से नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करते हैं। ये आपका सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, मतलब पूरा पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं देगी, बट मैक्सिमम शेयर सेंट्रल गवर्नमेंट का होगा। पूरा प्रोजेक्ट अगर हम देखें तो 27,360 करोड़ का है, जिसमें से सेंटर 18,128 करोड़ देने को तैयार है। 2022-23 से लेके 2026-27 तक का ये प्रोजेक्ट है, जिसमें 14,500 स्कूल्स को ट्रांसफॉर्म करने की बात हो रही है। बहरहाल स्कूल्स तभी सेलेक्ट किए जाएंगे जब स्टेट गवर्नमेंट पूरी तरह से नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को लागू करने में सहमत हो। ये स्कूल्स लगातार मॉनिटर भी किए जाएंगे, इनके अपने कई सारे पैरामीटर्स हैं और इसी पर उनका इवैल्यूएशन होगा। एनईपी का जो है वो विरोध भी हो रहा है, खासकर तमिलनाडु गवर्नमेंट का कहना है कि एजुकेशन स्टेट लिस्ट का सब्जेक्ट है और सेंट्रल गवर्नमेंट हम पर सेंट्रलाइज एजुकेशन सिस्टम को थोप रही है। इवन उसमें आप देखो तो 3 लैंग्वेज पॉलिसी, जिसमें स्टूडेंट्स को 3 लैंग्वेज सीखने होंगे, जिसमें से 2 तो आपके लैंग्वेज जो होंगे वो भारत के नेटिव लैंग्वेज होंगे और तीसरा आपको किसी फॉरेन लैंग्वेज को सीखना होगा, उसका भी विरोध हो रहा है। 3 साल के उम्र में मैंडेटरी स्कूलिंग एंट्री, आप समझो कि कोई बच्चा अगर 3 साल का होता है तो उसको स्कूल में नामाकरण करवा लेना होगा तुरंत। तो इस मुद्दे पर भी एनईपी का विरोध चल रहा है। इस स्कीम का मेन एम क्या है? स्टूडेंट्स रूटेड इन हेरिटेज ऑफ इंडिया, प्राउड ऑफ वैल्यूज ऑफ भारत, कंसिस्ट ऑफ ड्यूटीज टुवार्ड्स सोसाइटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज टुवार्ड्स नेशन बिल्डिंग। यानी छात्रों को भारत की विरासत में निहित रखना, भारत के मूल्यों पर गर्व करना, समाज के प्रति कर्तव्यों और राष्ट्र के प्रति जिम्मेदारियों के प्रति सचेत रखना, यही ध्येय है। आशा है आपको ये न्यूज़ समझ में आया होगा। नेक्स्ट न्यूज़ है आपका इंडिया आइज आईएमएफ सपोर्ट अहेड ऑफ G20 चेयर। जैसा कि आप सभी जान रहे होंगे कि G20 को हम इस बार भारत चेयर करने जा रहा है। इस साल के एंड यानी दिसंबर में इंडिया इस पोस्ट को अज्यूम करेगा। इंडिया G20 का प्रेसिडेंसी तब अज्यूम कर रहा है जब काफ़ी चैलेंजिंग पीरियड है, जब पूरा विश्व डेब्ट और क्लाइमेट चेंज पर कंसर्न्ड है। इसी सिलसिले में हमारी वित्त मंत्री निर्मला ताई आईएमएफ के टॉप बॉस यानी क्रिस्टलिनी जॉर्जिवा से मिली और सपोर्ट के लिए बात की थी। जल्द ही इंडिया इस टेन्योर में
फोकस एरियाज़ का भी लिस्ट निकालेगा कि हमारे क्या फोकस एरियाज़ होंगे हम जब प्रेसिडेंसी संभालेंगे। ये G20 क्या है? वर्ल्ड के 20 लार्जेस्ट इकोनॉमीज़ का संघ है जो पूरे विश्व का वर्ल्ड ग्रॉस प्रोडक्ट का 80% शेयर होल्ड करता है। 75 से 80% तक इंटरनेशनल ट्रेड ऑक्यूपाई करता है और वर्ल्ड का हाफ लैंड एरिया कवर करता है। प्लस अगर आप देखो तो ग्लोबल पॉपुलेशन का 2/3 भाग रखता है। इसका गठन 1999 में वैश्विक आर्थिक संकट से निपटने के लिए हुआ था। मेंबर्स कौन कौन से हैं? तो देखिए G20 के मेंबर्स को याद रखने के लिए आप इस शॉर्ट ट्रिक को याद कर सकते हैं। शॉर्ट ट्रिक क्या है? गुरुजी सीता अब SSC FCI में जॉब करती है। गुरुजी का G जो है वो जर्मनी, U यूनाइटेड स्टेट्स, R यानी रशिया, U यानी यूनाइटेड किंगडम, वैसे ही G यानी J से जापान, I से इंडिया, सीता यानी S से सऊदी अरेबिया, I से इंडोनेशिया, T से टर्की और A से ऑस्ट्रेलिया। वैसे ही अब A फॉर अर्जेंटीना, B फॉर ब्राज़ील, उसके बाद फिर SSC, S में आपका साउथ अफ्रीका, जो दूसरा S है वो भी साउथ कोरिया, तो दोनों साउथ से आप याद रख सकते हैं। तीसरा C या फिर कनाडा या फिर चाइना। FCI, F में फ्रांस, यहाँ पर भी एक C है तो आप दोनों C में से कनाडा या फिर चाइना को ध्यान रख सकते हैं। I यानी इटली और ME, M फॉर मैक्सिको और E फॉर यूरोपियन यूनियन, तो इसमें आपके सारे यूरोपियन कंट्रीज आ जाते हैं। अगर ये ट्रिक आपको ठीक लगे तो इसे याद कर लें। गुरुजी सीता अब SSC FCI में काम करती है। अगर नहीं, आपको कोई दूसरा ट्रिक ज़्यादा आसान लगता है तो आप उसे याद कर लें। इंपॉर्टेंट है याद रखना, कैसे याद रखें वो आप समझिए। G20 याद रहे ना रहे, G8 का तो बिल्कुल ही याद कर लीजिएगा। तो आपका काम क्या है, अभी आप तुरंत जाकर G8 के भी सारे कंट्रीज को देखेंगे। आज केरला में ओणम का सेलिब्रेशन चल रहा है। ओणम केरला के लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है क्योंकि ये केरल राज्य का ऑफिशियल फेस्टिवल भी है। दरअसल ये फेस्टिवल हार्वेस्ट सीजन के शुरुआत के खुशी में मनाया जाता है। एक और भी बड़ा कारण है, महाराज बलि के बारे में आप सभी ने अवश्य सुना होगा। महाबली को गुड गवर्नेंस का पुरोधा माना जाता है। उन्हीं के घर लौटने के खुशी में यह सेलिब्रेशन अथम से शुरू होकर तिरुवोणम तक चलता है, यानी 10 दिनों का यह त्यौहार काफ़ी रोचक होता है। लोग घरों में पूकलम बनाते हैं। पूकलम यानी पू यानी फ्लावर और कलम यानी आप अगर देखो हमारे यहाँ जैसे रंगोली बनती है वैसे ही यहाँ पर फूलों की रंगोली बनती है। लोग यहाँ पर फूलों से रंगोली बनाते हैं। तथा जो सबसे बड़ा आकर्षण होता है वो है ओणम संध्या, जिसमें लोग 2 से 3 दर्जन पकवान बनाकर केले के पत्ते पर पूरे परिवार के साथ बैठकर बड़े प्रेम से खाते हैं। कभी संयोग बने तो आप सभी भी इस त्यौहार का मजा लेने केरल आइए। कल्चर को सही मायने में लोगों के बीच रहकर ही समझा जा सकता है। ओणम आपको सांप्रदायिक सद्भाव का वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल पेश करता है। तो आज के लिए बस इतना ही। हैप्पी ओणम टू ऑल ऑफ यू। मिलते हैं कल कुछ नए समाचारों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।